बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा मैग्नेटिज्म की बुनियादी उस मेन कॉज के साथ होगा कि जो मटेरियल्स हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द मटेरियल्स के मैग्नेटिज्म जो है वो जनरेट कैसे हो रहा है। तो ये मैग्नेट्स जो हैं वो बेसिकली कैसे बने हुए हैं और इनके पीछे कौन सी जो मेन फैक्टर है वो इन्वॉल्व है। तो आज का जो मैं हमारा बेसिक लेक्चर होगा वो इन चीज़ों के बारे में होगा। सो दिस टॉपिक is related to our course Electricity Magnetism 2 PHY 402 BS Physics 4th semester evening and spring 2021. So in this last lecture, we have talked about magnetic flux, Gauss's law for the magnetic field, and we have calculated the integral and differential form of Gauss's law for especially for the magnetic field है। तो हमने इसके मुताबिक जो है वो गॉसेस लॉ को मैग्नेटिज्म में अप्लाई किया और उसकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म को कंप्यूट किया था। आज का जो लेक्चर होगा इसी की एक सीरीज है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, फिर इसका एटॉमिक व्यू देखेंगे, फिर इसकी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं और वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और किस तरह से वो बिहेव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद the basic situation, whether the material is magnetic depends upon the material atom। तो इसका मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे एटमों से मिलके बने हुए हैं। तो इसकी बुनियादी बात जो है वो ये है कि अगर कोई मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है तो इसका मतलब उसके जो मटेरियल्स के एटम है वो कोई ख़ास फिनोमिना है जिसके ऊपर वो अमल दरामद हो रहे हैं और वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं। Then it is very important to us then look at the individual behavior of the atom which are the constituents of the that particular material। कि जिस मटेरियल को जिन एटमों ने मिलकर बनाया है उन एटमों के हम उसको अलग-अलग करके इंडिविजुअली तौर पे देखें कि हर एक एटम की नेचर कैसी है और वो किस तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करते हैं। सो एज इलेक्ट्रॉन इन दी एटम्स मूव्ड अराउंड, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटमों में मूव करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली ऑर्बिटिंग देयर ऑर्बिट्स और अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती थी वो है सोर्स ऑफ करंट। इफ़ यू हैव द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट देन इट्स मीन आपके पास जो है वो करंट्स हैं, ऑर्बिटल करंट्स हैं एटम के अंदर मौजूद जो कि इलेक्ट्रॉन की मोशन से पैदा हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो सकता है। बट द एटम विल देन हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे करंट मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। सो ज़्यादातर जो है मैनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिवाइसेस सच एज इंडक्टर ट्रांसफार्मर rotating machine ferrites antenna are the based on utilizing the magnetic properties of the material. So that is why magnetic materials are very important, and there are many instances where permanent magnets are also used. So the magnetic properties of the material involve the concept based upon the magnetic dipole moment. So it's mean the basic and the fundamental concept behind this is basically the magnetic dipole moment, which is associated with the एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए उसको देखते हैं कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम के पास बुनियादी तौर पे माइक्रोस्कोपिकली अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म। तो जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबल चीज़ है मैग्नेटिज्म के लिए दैट इज़ द करंट। वो बेशक बड़े पैमाने पे हो या माइक्रोस्कोपिक वेव पे हो, वो हो सकता है। तो एटम्स के अंदर जो बेसिक पार्ट है वो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है, वो एक्चुअली दैट इज़ द यू कैन से द न्यूक्लियस है, वो भी स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करते हैं और ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो बुनियादी बात है वो ये 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखें तो न्यूक्लियर स्पिन जो है दैट इज़ वेरी वीक इफेक्ट और ये बहुत ज़्यादा वीक इफेक्ट है। जबकि spin of the electron is basically that is very major effect of that unpaired electron required for the net magnetic moments।
तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ जो है कि इलेक्ट्रॉन की वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि इस मैग्नेटिक स्पिन को डाइपोल मूवमेंट को इन्हांस करे और एक दूसरे के साथ अलाइन होकर हमें एज अ कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे। जबकि द थर्ड वन जो है ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करते हैं और उनकी वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं। बट हियर इज आल्सो इंटरेस्टिंग थिंग दैट कि ऑर्बिटल मोशन हो या न्यूक्लियर स्पिन हो, ये दोनों ही बहुत वीक है, जबकि जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इट इज वेरी इफेक्टिव इन मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट फ्रॉम द स्पिन ऑफ द सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोहर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं, 9.273 10⁻24 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होती है। तो इसका मतलब जो है कि अगर हमने एटम की वजह से पैदा कर दे मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है तो उसके अंदर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन्वॉल्व हैं। एक है इलेक्ट्रॉन की मोशन और स्पिन, और दूसरा जो है वो न्यूक्लियस की स्पिन। तो आइए ज़रा सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कि हम किस तरह से जो करंट कैरिंग लूप था उसको एसोसिएट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक करंट है जो फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से आपने पढ़ा हुआ है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है और इसकी वैल्यू होती है म्यू एम इज इक्वल टू आई ए, and this IA is basically the amount of current and this is the area enclosed by the current. So we can also go exactly the same way कि आप यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन के अंदर डाइपोल मोमेंट है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और ये इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, दो आर बोथ आर द ऑपोजिट टू ईच अदर, और इनकी वजह से जो नेट रिजल्ट है मैग्नेटिक मोमेंट है वो जनरेट हो रहा है अगर इस लूप की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के लिए ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव साइन की वजह से आपके पास यहाँ पे करंट जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा और इस वजह से आपके पास ये है डाउनवर्ड चला जाता है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कॉज का बायस है। तो आइए सबसे पहले देखें कि एक एटम के अंदर कितनी तरह के जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। So atomic magnetic moment can be classified into the two types. One is the basically the orbital magnetic moment. ये orbital magnetic moment वो है जो कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में मोशन की वजह से पैदा हो रहा है और इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के एसोसिएशन से भी कह सकते हैं और ये बेसिकली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जाना जाएगा। जबकि आपके पास जो सेकंड चीज है दैट इज द स्पिन magnetic moment, or this is due to the spin of the electron, or an orbital electric moment due to the orbital and the spin magnetic moment due to the electron spin. So अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है इट कुड बी अप एंड डाउन। तो यहाँ पे हमें दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स मिल सकते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है दे कुड बी इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो असूली तौर पे अगर आप देखें तो आपके पास जो टोटल मैग्नेटिज्म है एक्चुअली दिस विल बी द सम ऑफ ऑल देम, और ये आपकी स्पिन एटम की स्पिन के अंदर मौजूद जो है ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन सारी चीज़ों के रिजल्टेंट के तौर पे लिया जाएगा, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। एंड यू हैव दिस वन कि आपके पास जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है इट कुड बी द रिजल्टेंट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एज वेल एज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट बहुत थोड़ा होता है इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन पे। however it could be the sum of, so you can see here this is the total magnetic moment और इसको वेक्टर सम के तौर पे दिखाया गया है कि ये जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस जो है और ये जो स्पिन वाला है मैग्नेटिक मोमेंट, इन ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट भी हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्पिन। तो ये एक दूसरे को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं और एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपके पास जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है।
इस मैग्नेटिक मोमेंट्स की हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से पता चले कि ये किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है और ये किस तरह से काम करता है। बिफोर दैट यू कैन सी हियर कि अगर ज़्यादातर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उस हवाले से आपके पास जो है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली दीज आर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनमें स्पिन अप और स्पिन डाउन एक दूसरे से कैंसल्ड है जबकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। So you can see here this is the atomic structure of a non-magnetic materials और फुल शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है अपने पेयर्ड है तो इस वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद नहीं है। जबकि जो सेकंड फिगर है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं और स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होते हैं। These electron can line up and move to the proton and create a magnetic field here और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब अलाइन होते हैं तो आपको एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर यही एटम्स जो हैं वो मिल के आपस में कोई मटेरियल बनाए तो हम फिर उनको कह सकते हैं कि दे आर बेसिकली दी मैग्नेटिक मटेरियल्स और ये कलेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक एटम्स और क्रिस्टल फॉर्म अ डोमेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which are then aligned in the same magnetic direction और ये इस वजह से यूं काम करना शुरू कर देंगे और ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ अलाइन होते हुए एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली ये बाकी जो चीज़ें हैं पोलैरिटी एंड अट्रैक्शन ये हम पहले ही जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बहुत सारे पोलैरिटी जो है वो मैग्नेट्स को दूसरे मैग्नेट्स के साथ कॉज करने में बाहिस बनती हैं। ज़्यादातर जो है ये मैग्नेटिक के मटेरियल जो है वो दूसरे आयरन पीसेस वगैरह को अपनी तरफ इसलिए अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज जैसे ये इनके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आयरन पीसेस आते हैं तो वो ऑपोजिटली पोल्स डेवलप हो जाते हैं और इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जबकि जो लाइक पोल्स होते हैं ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनके अंदर देखा जाए तो बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So this particular magnetic dipole moment is responsible for their magnetic field and magnetic field generation and however the जो कि इस पेड़ वाले में नहीं आ रहा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास जो है मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक एटम का के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो किस तरह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट रखता है एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू एक आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऑर्बिट में मूव करता है तो एक्चुअली दैट इज द करंट। तो करंट की डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए तो इट्स बेसिकली दी आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो यू कैन सी हेयर इन दिस डेफिनेशन कि ये आपके पास आई इज इक्वल टू हमारे पास करंट होता है द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो अगर आपका करंट इन अ कंटिन्यूस डायरेक्शन मूव करता है तो इट्स बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड and time period is equal to that is the 2 pi over omega you can say। so in this way we can calculate that the current आपके पास चार्ज कौन सा है माइनस ई इलेक्ट्रॉन है एंड द टाइम कितना टाइम लगता है इसको तो 2 पीरियड है बेसिकली दैट इज द 2 पाई ओवर ओमेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एफ और एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी होती है तो इट इज बेसिकली जैसे के ऑपोजिट है तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और ये आपके पास एफ को हम 1 ओवर टी लिखे तो इट कुड बी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। एफ अगर 1 ओवर टी पुट कर दें तो यू हैव है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट की और ये ऊपर चला गया। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक म्यू इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज दी आई है। तो म्यू इज इक्वल टू आई ए। तो आई इज बेसिकली द करंट है करंट की आपके पास डेफिनेशन आ चुकी हुई है। अब आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ
करंट की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, एंड सेकेंडली ए जो है दैट इज दी पाई आर स्क्वायर, और ये सर्कुलर है तो इसका आपने एरिया पुट कर दिया दैट इज 1 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी पाई आर से। अब आपके पास जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो एक्चुअली दिस इज कैरिंग दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम वी आर के बराबर होगा। और उस वाले से ये जो है आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज दी बेसिक फार्मूला जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या है, लिंक्ड है, और इसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं। एंड दिस एंगुलर मोमेंटम शोज दैट कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल आर ऑपोजिट टू ईच अदर ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। So these are opposite to each other as you can see here। तो ये जो है आपको बता रहा है कि इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये कनेक्शन होगा। इसी तरह से आप स्पिन अगर आप देखें तो वी हैव हेयर द रिलेशन ई एल ओवर टू एम ई। तो आई कैन राइट हेयर द डायरेक्टली इक्वेशन कि जिस तरह अभी हमने मैग्नेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डायपोल मोमेंट निकाला था माइनस ई चार्ज और 2m e and this is the L, this is the angular momentum, orbital angular momentum, और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो इसमें देखें तो ये E ओवर 2me है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो देर इज नो जस्ट लाइक द टू वाली पार्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है हाफ वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से हम 2 ओमिट कर देंगे बिकॉज हमारे पास दो तरह की स्पिन होगी, स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो हम उन्हें रिजल्टेंट लेने की वजह से हाफ को ऐड कर देंगे, और इस वजह से आपके पास ये वाला जो 2 है यहाँ पे नहीं आता, ये जस्ट और जस्ट आपके पास सिमिलरली इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये है जी स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ये है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर रहे हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और ये स्पिन जो है एंगुलर मोमेंटम है, और ये जो है आपके पास उसकी वैल्यू बन रही है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। तो अगर आप टोटल एटम की वजह से देखें तो टोटल एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन भी कर रहा है और ऑर्बिटल मोशन भी है, तो उस वजह से आपका जो टोटल वैल्यू है वो दोनों के रिजल्टेंटली ऐड होके आपको टोटल आंसर देगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है that is the sum of both of them, orbital magnetic moment plus spin magnetic moment, और ये आपको टोटल resultant magnetic moment देता है जो कि एक्सप्लेन करेगा either it is a resultant magnetic effect by the atom or not। तो ज़्यादातर जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट स्पिन पे डिपेंडेंट होता है। स्पिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की है तो ये इट इज़ वेरी इफेक्टिव, अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होगी तो इट विल बी नेग्लेक्टेड। सो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए अब हम जो है समझते हैं कि बहुत सारे एटम जब मिलके एक मटेरियल को बनाते हैं तो मटेरियल जो है वो बहुत सारी रिस्पॉन्ड करता है इन मटेरियल्स को। तो रिजल्टेंटली हम कह सकते हैं कि जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर इन दिस विजुअलाइजेशन कि आपके पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम मौजूद हैं, और वो सारे के सारे एटम मिलके कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट्स जनरेट कर रहे हैं। ये ब्लू वाले एटम्स हैं जी सारे, और इन सारे एटमों का कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, एज यू कैन सी हियर इन दिस वे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस इज आल्सो द मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसी तरह से ये है, इसी तरह से आपके पास ये है। तो ये बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल्स मोमेंट्स जो हैं, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए हमने किया है एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास 8 एटम्स हैं फॉर एग्जांपल। अगर हम इनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स देखें तो ये सारी की सारी जो है वो पैरेलल एक दूसरे के। तो जो इसका मतलब आप इन सब को रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, आप इन सब को रिप्लेस करके एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्ट दे सकते हैं कि जो सबका मैग्नेटिक मोमेंट है वो रिजल्टेंटली ये है, और वो आपका इन सब का
टोटल होगा। तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन 8 एटमों का क्या है जी, वो म्यू टी है। तो पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हम म्यू टी पर यूनिट वॉल्यूम ले लें तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहलाता है। तो ये आपको बताएगा कि सारे एटम जो है वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुके हैं। सो इट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज बेसिकली द एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम divided by number of atoms per unit volume. So each atom of the material responds to the applied field B naught and develops a net magnetic moment along the applied field. The medium therefore becomes magnetized. The magnetization vector describes the extent of magnetization of the medium. Mathematically, M is defined as the magnetic moment dipole per unit volume. तो याद रखें कि सिंपली मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और सपोज एट द n atoms in a small volume AV and each atom I has the magnetic moment mi, so n 1 to n, तो आप इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं इन दिस वे। 1 to n कॉरेस्पॉन्ड म्यू है और एम आई है, तो आप उसके मुताबिक इसको इनकी टोटल एवरेज ले सकते हैं। ईच एटम एक्वायर्स द मैग्नेटिक मोमेंट average along B naught, which can be viewed as elementary current loop at the atomic scale. These elementary current loops are due to the electronic currents within the atom and arise from both orbit and spin motion of the electron. Each current loop has its current plane normal to the B. तो उस वाले से ये इनकी इंटरेक्शन को शो कर सकता है। आफ्टर दैट वी आर एबल दैट कि हाउ द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर फॉर्म्ड। हम ये समझ सकते हैं अब कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो किस तरह से फॉर्म करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीकाकार है कि ज़्यादातर तो मटेरियल जो है वो एटमों से मिलके बने जो बुनियादी बात है वो मटेरियल एटमों से मिलके बने हैं। और एटम के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो उनकी इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो सकते हैं। सो द एटम्स ग्रुप टुगेदर इन टिनी एरियाज कॉल्ड डोमेन। तो बहुत सारे एटम जो हैं अपनी जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हवाले से अलाइन होते हैं और वो एक डोमेन, उस एरिया को हम डोमेन कह देते हैं जहाँ पे इनकी अलाइनमेंट हो जाती है। एक जैसे होंगे तो हम उन्हें एक जैसे हिस्से को डोमेन कह देंगे, और बहुत सारे एटम्स हैं तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के डोमेन बन जाती हैं और इसे हम डोमेन थ्योरी का नाम देते हैं। इन मोस्ट मटेरियल सच एज कॉपर एल्यूमिनियम, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, द मैग्नेटिक फील्ड कैंसल ईच अदर बिकॉज ऑफ द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एज शोन बिलो है। एज यू कैन सी है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो भी कोई भी डोमेन्स के अंदर ये छोटे छोटे पार्ट हैं जिसके अंदर टोटल और यू कैन से द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो किए गए हैं। और इसके मुताबिक देखा जाए तो ओवरऑल कोई सिनेरियो नहीं डेवलप हो पा रहा जिसको हम कह सकें कि एक रिजल्टेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। इस वजह से आमतौर पे इस तरह के मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो जीरो होते हैं और मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं हो पाता। जबकि बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर जिस तरह जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अलाइन होती हैं और एक दूसरे को इन्फोर्स करती हैं और जिससे को पैरेलल वे में इन्हांस करती हैं, जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। सो अगर इन्हीं चीज़ों को हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की डोमेन एक दूसरे के साथ अलाइन होके हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स की टाइप प्रोवाइड करती हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ेंगे और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरह से जनरेट होते हैं और वो किस तरह से आजकल जो है हम उनको बना सकते हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारी डिस्कशन जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएँगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, ज़ूम मीटिंग एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।